Hello students, I Dipali Mehta welcomes you on my YouTube channel Smart Learning. Here I am with my fourth video of not-for-profit concern. Hope you all are learning well through these videos. Do subscribe to my channel, and if these videos are really helpful, then don't forget to like it. Today we will start with the problem solving of not-for-profit concern. So we'll start with question number 1, question number 2 and question number 3 of practical problems from government textbook, which are starting from page number 114. These are the small questions but emphasizing on pinpoints of this chapter. So if these concepts are clear, then full-fledged questions will go like a piece of a cake. So you all first understand and see the questions and then rush for writing it. So let us see the question first. Here is the first question, which is given on page number 114. It states calculation of stationery consumed during the year we are supposed to find out. You can see what we are supposed to calculate. With the above information, calculate the amount of stationery consumed during the year and show its presentation in the final accounts of the concern. So we have to prepare a small income and expenditure account and small balance sheet. This time I will not tell you to pause a video and write down, because first you understand and then you can rewind the video, then you can note down it. So here last year's balance sheet is given, as we had discussed that what will be given in the question. So it is the balance sheet given in the question. Here the stock of stationery is given. So ये पिछले साल की बैलेंस शीट का हमें इंफॉर्मेशन दिया है. इसमें स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है, तो एसेट्स में जो स्टॉक होता है वो हमेशा कौन सा स्टॉक होता है? क्लोजिंग स्टॉक होता है. तो भी जो पिछले साल का बचा हुआ स्टॉक है वो हम यूटिलाइज करेंगे इस साल. तो ये हमारा कहाँ पे जाएगा? एक्सपेंडिचर में जाएगा. सो यहाँ पे मैं लिखूंगी ई, दैट इज एक्सपेंडिचर में जाएगा. ये हमारा इस साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा. सो हमारे पास ऑलरेडी स्टेशनरी है, एंड इफ यू कैन सी इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट विच इज ऑफ द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019, राइट, यानी करंट ईयर में हम लोगों ने 6300 का खरीदा है. और सो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? एड टू एक्सपेंडिचर हो जाएगा. सो प्लस एन एक्सपेंडिचर. सो हियर इन स्टॉक ऑफ स्टेशनरी आई विल पुट 1 टिक मार्क, यानी ओपनिंग स्टॉक है. ओपनिंग स्टॉक में एड परचेज करेंगे, ओके, बिकॉज ये नया इस साल का खरीदा है, राइट. तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखना है. देन एडजस्टमेंट. ना मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि ये जो बैलेंस शीट है और जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको क्वेश्चन में दिया होगा, यानी कि लास्ट ईयर का इन्फॉर्मेशन और ये करंट ईयर का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमारे लिए ट्रायल बैलेंस का काम करेगा. ठीक है, तो इनका ऑलवेज कितना इफेक्ट होगा? 1. जैसे हमने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में दिया है कि ट्रायल बैलेंस का एक ही इफेक्ट होगा. सो जो भी एडजस्टमेंट्स है उसका 2 इफेक्ट रहेगा. सबसे पहले हमें क्या दिया है? ₹1000 आउटस्टैंडिंग फॉर स्टेशनरी बिल, यानी हमने परचेज किया है, 6300 पेमेंट भी किया है, फिर भी 1000 का ऐसा आउटस्टैंडिंग बिल है जो हमने शायद इस साल खरीदा है लेकिन उसका पेमेंट किया नहीं है, राइट. तो दिस इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड एज ऑफ देयर इज नो ईयर गिवन, सो मतलब ये करंट ईयर का ही आउटस्टैंडिंग है. सो इसका इफेक्ट क्या होगा? आउटस्टैंडिंग है तो क्या हो जाएगा? एड टू एक्सपेंस हो जाएगा. और सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? लायबिलिटीज में, बिकॉज इट इज पेएबल फॉर अस. सो हियर आई विल पुट अनदर टिक मार्क. देन स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2019 was valued at 1800. now on the last date of the year, हमारा करंट ईयर का ईयर एंडिंग डेट क्या है? 31 मार्च 2019. so on this date the stock of stationery is being valued at 1800. तो इतना हमारा स्टेशनरी का स्टॉक बच गया है. तो बच गया है तो मतलब वो हमने यूज़ नहीं किया है, यूटिलाइज नहीं किया है. सो हम यहाँ से क्या करेंगे? उसे माइनस करेंगे. सो लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस. और सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? एसेट, बिकॉज ये क्लोजिंग स्टॉक है, राइट. तो अभी हमारा जो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक बच गया है वो हम लोग नेक्स्ट ईयर यूटिलाइज करेंगे. ऑलराइट. अभी हमने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में ये जो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है, यानी ईयर एंडिंग पे जो बच जाता है, उससे रिलेटेड एक एडजस्टमेंट तो जरूर किया था. जैसे कि अनयूज पोस्टेज स्टैम्प हमने किया था. हमारा जो पोस्टल स्टैम्प्स है जो हमने खरीदा था उसमें से इतना अनयूज्ड हो गया, दैट मीन्स बच गया. तो वैसे यहाँ पे इतनी स्टेशनरी जो भी खरीदी है टोटल वैल्यू, उसमें से इतना 1800 बच गया है. बट इन द पार्टनरशिप वी हैवंट डन फॉर द लास्ट ईयर स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, यानी ओपनिंग स्टॉक का हमने कोई पार्ट नहीं किया था. ठीक है. सो ये कॉन्सेप्ट एक थोड़ा सा नया है कि ओपनिंग स्टॉक को भी एडजस्ट करके कैसे लिखना है. सो लेट अस सी द सोल्यूशन ऑफ द सेम. सो हियर इज द फॉर्मेट. यू हैव टू प्रिपेयर लाइक दिस. ऑन द टॉप यू हैव टू राइट इन द बुक्स ऑफ. अब यहाँ पे तो किसी भी एसोसिएशन का नाम नहीं दिया है, सो विल जस्ट कीप इट ब्लैंक. कॉर्नर में DR और CR. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, बिकॉज ईयर एंडिंग 2019 था. यहाँ पे एक्सपेंडिचर अमाउंट
रुपीज का साइन अमाउंट, रुपीज का साइन इनकम, अमाउंट रुपीज और अमाउंट। देन बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019, लायबिलिटीज वैसे ही अमाउंट और रुपीज का कॉलम 2 और एसेट्स और अमाउंट और रुपीज का कॉलम 2. One is inner column and one is outer column like a partnership final account. Now here we'll start. See here the question I have taken. Now सबसे पहले हमें ओपनिंग स्टॉक दिया है. हम लोग सीक्वेंशियली ही जाएंगे जैसे हम लोग फाइनल अकाउंट में करते थे कि बाय प्रॉपर फॉलोइंग द ऑर्डर विल सॉल्व द क्वेश्चन. तो सबसे पहले अगर हमें लास्ट ईयर का बैलेंस शीट दिया है तो हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे. स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया है तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर में हमें लिखना है टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी. अमाउंट हमें दिया है 400 रुपीज, सो इनर कॉलम में 400 लिखेंगे. सो हियर पोस्टिंग इज डन ऑफ द लास्ट ईयर्स बैलेंस शीट. फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट स्टार्ट करना है. सो रिसिप्ट्स में तो कुछ भी नहीं है. बाय स्टेशनरी परचेज्ड है सो वो हमें ऐड करना है. ऐड स्टेशनरी परचेज्ड 6300. सो ये हो गया यहाँ तक जो भी हमें क्वेश्चन में इन द लास्ट ईयर्स बैलेंस शीट दिया है और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया है. नाउ विल डू द एडजस्टमेंट. 1000 इज आउटस्टैंडिंग फॉर द स्टेशनरी बिल. तो यहाँ पे हमें करना है ऐड आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ स्टेशनरी 1000. इन सब का हम टोटल यहाँ पे कर देंगे बिकॉज नेक्स्ट जो हमारा एडजस्टमेंट है वो हमें लेस करना है इसमें से. सो विल टोटल दिस अप एंड द टोटल विल बी 7700. अब ये आउटस्टैंडिंग बिल है, पेएबल है हमारे लिए, तो यहाँ पे हमें लायबिलिटीज में इसे लिखना है. नाउ जैसे अगर हम लोग फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ पे तो पहले कैपिटल फंड और उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट जो होगा उसके लिए जगह छोड़नी है. अब यहाँ पे तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं, फिर भी मैं 2 लाइन यहाँ पे लीव कर रही हूँ जस्ट फॉर अ प्रेजेंटेशन पर्पस. आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ स्टेशनरी 1000 आउटर कॉलम में जाएगा सीधा. ठीक है. फिर जो सेकेंड एडजस्टमेंट था हमारा दैट इज स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज ऑन 31 मार्च 2019 वॉज वैल्यूड एट 1800. सो ये जो हमारा स्टॉक बच गया है एट द एंड ऑफ द ईयर वो यहाँ से लेस होगा. सो लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अमाउंट इज 1800. सो इसे माइनस करके हमें आउटर कॉलम में ट्रांसफर करना है. सो बैलेंस विल बी 5900. सो दिस इज द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड. मतलब हमारे पास पिछले साल का 400 का स्टॉक था, 6300 का हमने खरीदा, 1000 ऐसी भी स्टेशनरी खरीदी है जो क्रेडिट बेसिस पे है. ओके लेकिन हमने खरीदा तो है ही. सो ये टोटल परचेज हो गया ड्यूरिंग द ईयर. सो टोटल अमाउंट कितना हो गया इंक्लूडिंग ओपनिंग स्टॉक 7700 हो गया. उसमें से 1800 का स्टॉक अभी भी हमारे पास बच गया है. सो इन अ ईयर we have consumed, that means we have utilized stationery of 5900. so this is the answer. now जो ऐसे टाइप के ये जो क्वेश्चंस है वो आपको ऑब्जेक्टिव्स में कैलकुलेट द फॉलोइंग में भी पूछ सकते हैं. ऑलराइट, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखिए अच्छे से. नाउ इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? एसेट में जाएगा. नाउ एसेट में तो कोई भी लाइन छोड़नी नहीं होती है. सो डायरेक्टली आई विल राइट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी और यू कैन जस्ट राइट स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑल्सो, दैट विल ऑल्सो डू. सीधा आउटर कॉलम में जाएगा 1800. ऑलराइट, सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है. दिस इज द वे यू आर सपोज टू जस्ट प्रेजेंट दिस ट्रांजैक्शन. ठीक है, ये थोड़ा सा यूनिक है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट से, इसीलिए स्पेशली ये क्वेश्चन, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं टेकअप कर रही हूँ ताकि आपके आगे जो फुल फ्लेज क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम ना आए. लेट अस गो फॉर सेकंड क्वेश्चन. हियर इज द सेकंड क्वेश्चन. नाउ हियर वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द प्रेजेंटेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन ओनली. Okay, so here also you have been provided with the last year's balance sheet and receipt and payment account. Now in last year's balance sheet, the first thing given is on the liability side, subscription received in advance for 2018-19 is 20,000. Now first of all in our mind we have to just fit the one thing that which is our current year. So that will come to know from the year ending of the receipt and payment account. So year ending is 31st March 2019. So whenever you are marking the NPO's question, first you have to just mention somewhere which is your current year. So 2018-19 is our current year. So what they meant to say, subscription received in advance for 2018-19. पिछले साल में बोल रहे हैं कि एडवांस मिला था किससे रिलेटेड? 18-19 से. तो जो मैंने रूल बताया था कि करंट ईयर ऑलवेज ऐड एंड प्रीवियस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर ऑलवेज लेस, राइट? तो ये यहाँ पे अप्लाई होता है. यानी पिछले साल में ही हमें करंट ईयर से रिलेटेड हमें सब्सक्रिप्शन मिल चुका था, तो ये तो करंट ईयर की इनकम है ना, तो करंट ईयर में ऐड होना चाहिए. सो करंट ईयर का इनकम हमें कहाँ पे दिया है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में. देखो
हमें बहुत सारे ईयर्स दिए हैं, तो उसमें से हमारा करंट ईयर कौन सा है, 2018-19। सो यहाँ पे मुझे ये टिक मार्क करना है एंड हियर आई विल मेंशन एड टू सब्सक्रिप्शन। सब लिखा है मैंने, यानी कि सब्सक्रिप्शन। सो एड टू सब्सक्रिप्शन हो गया ये ना। On the asset side, they have given outstanding subscription of 2016-17 and 17-18. हमारा करंट ईयर तो क्या है, 18 और 19, यानी प्रीवियस ईयर एंड उससे भी प्रीवियस ईयर का इंफॉर्मेशन दिया है, यानी लास्ट ईयर एंड लास्ट टू लास्ट ईयर। सो यहाँ पे हमें बोला है कि 26,000 इज रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 16-17 का। तो यहाँ पे देखो हमें क्या दिया है, 16-17 में 23 दिया है। सो दैट मीन्स आउट ऑफ 26, 23 वी हैव ऑलरेडी रिसीव्ड, राइट। सो जो रिसीव्ड हो चुका है उसका इफेक्ट हम कहीं पे भी पास करेंगे नहीं। समझ में आया, ठीक है। सो फ्रॉम दिस 26,000, 23,000 we have already recovered. So here I will mention that out of 26,000, my 23,000 has been recovered. So still 3,000 is receivable, और वो फिर कहाँ पे जाएगा, हमारा करंट ईयर की एसेट्स में कंटिन्यू होगा, राइट, क्योंकि अभी भी वो हमारे लिए अमाउंट क्या है, रिसीवेबल है। समझ में आया ये आपको? अगेन मैं रिपीट करती हूँ, 26,000 रिसीवेबल था, 23,000 हमें मिल गया। सो इसमें से 23,000 दोनों का क्या हो गया, सामने सामने कैंसल्ड, इसलिए मैंने यहाँ पे देखो दिखाया 26 में से 23 माइनस हो गया, राइट। सो अभी बैलेंस यहाँ पे एसेट्स में कंटिन्यू क्या दिखाना है, 3,000 करंट ईयर की एसेट्स में यहाँ से कैरी फॉरवर्ड होगा, यानी पिछले साल की बैलेंस शीट में से हम इसे करंट ईयर में ट्रांसफर करेंगे, बिकॉज पैसा अभी भी मिलना बाकी है, क्योंकि हमें कहीं पे भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि बाकी का 3,000 हमें मिलने ही नहीं वाला है। सो जब तक वो इंफॉर्मेशन ना दी हो तब तक हमें उसे क्या करना है, इनकम रिसीवेबल कंसिडर करना है उसे। सेम वे इन 2008, 17, 18 35,000 वॉज आउटस्टैंडिंग। नाउ इसमें अगर आप चेक करो, सो 17, 18 में हमें 30,000 मिल चुका है, तो जो मिल चुका है वो क्या हो जाएगा, कैंसल्ड। सो हियर अगेन आई विल पुट अ क्रॉस मार्क कि मुझे 30,000 का कहीं पे भी एंट्री पास करना नहीं है। सो हियर अगेन इन द सेम वे, आउट ऑफ 35,000, 30,000 आई विल माइनस, बिकॉज दैट मच मनी हैज बीन ऑलरेडी रिसीव्ड। तो अभी कितना आउटस्टैंडिंग वैल्यू है, 5,000 है, यानी 5,000 भी हमें अभी भी मिलने वाला है। सो आई विल ट्रांसफर इट टू करंट ईयर एसेट्स। ओके, 5,000 जो आउटस्टैंडिंग है वो ट्रांसफर करना है, 35 में से 30 मिल चुका है, तो इसके बारे में भी कहीं कुछ नहीं ऐसा बोला है कि इट इज़ नॉट गोइंग टू बी रिसीवेबल, तो मुझे कंटिन्यू इसे करना पड़ेगा, राइट, करंट ईयर की बैलेंस शीट में। सो हियर ऑन द रिसिप्ट साइड 16, 17, 17, 18 तो कैंसिल हो गया। सो जो हमें मिल चुका है और सेपरेटली लिख के दिया है, तो उसे हमें कहीं पे भी मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, हमने सामने सामने उसे क्या कर दिया, कट कर दिया, जैसे हम लोग लास्ट ईयर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर्स में करते थे, व्हेन रिवर्स एंट्री और करेक्ट एंट्री में जो कॉमन चीज़ें होती थी, ओके, ऑपोजिट साइड पे हम उसे कैंसिल कर देते थे, वैसे ही यहाँ पे ये एसेट्स में से 35 में से 30 मैच हो रहा है, यहाँ पे से 26 में से 23 मैच हो रहा है, वो कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ रिमेनिंग वैल्यू जो है, जो रिसीवेबल अमाउंट है, वो करंट ईयर की एसेट्स में कैरी फॉरवर्ड होगा। देन 2018-19 यहाँ पे एक एडजस्टमेंट ऑलरेडी हम लोगों ने मार्क किया है। सो करंट ईयर का जो इनकम है सिर्फ वही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, राइट। सो इनकम साइड में हम लोग करंट ईयर की इनकम ही रिकॉर्ड करेंगे एज पर द रूल। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर रिकॉर्ड होगा नहीं, अदरवाइज वी विल नॉट गेट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ सरप्लस और अ डेफिसिट। नाउ 2019-20 21,000 इज गिवन। सो नेक्स्ट ईयर का जो इनकम है वो हमें यहाँ पे रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में दिया है। सो लाइक अ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, अगर हमें कुछ भी एडवांस या प्रीपेड या प्री रिसीव्ड अगर हमें ट्रायल बैलेंस में दिया रहता था, तो हम सीधा उसका कहाँ पे इफेक्ट पास करते थे, एसेट या तो लायबिलिटीज। अब ये हमारे लिए क्या है, एडवांस इनकम है, तो इसका इफेक्ट डायरेक्टली कहाँ पे जाएगा, एडवांस इनकम का लायबिलिटीज में जाएगा, बिकॉज ट्रायल बैलेंस कैरीज ओनली वन इफेक्ट, तो ये सीधा लायबिलिटीज में जाएगा, बिकॉज ये सेपरेटली दिया है, ये एडजस्टमेंट की फॉर्म में दिया नहीं है। नाउ एडजस्टमेंट इज गिवन, सो एडजस्टमेंट का ऑलवेज कितना इफेक्ट होगा, दो इफेक्ट होगा।
क्या एडजस्टमेंट हमें दिया है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2018-19, तो 18-19 मेरा करंट ईयर है, सो करंट ईयर का अगर आउटस्टैंडिंग है तो क्या होगा? ऐड टू सब्सक्रिप्शन, सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? एसेट में जाएगा. सो हियर इन 2018-19 आई विल पुट वन मोर टिक. आई होप यहाँ तक आपको मार्किंग क्लियर है. नाउ we'll solve this particular question so you will understand in a better way. Now here in the same way you are supposed to prepare a small income and expenditure account and a small balance sheet. So on the top right in the books of, here also association's name is not given, so right now will not mention anything. Income and expenditure account for the year ended 31st March 2019, corner DR and CR. Balance sheet as on 31st March 2019. Now let us start with the posting first. Now we'll start with the balance sheet, but here first thing given on the liability side is subscription received in advance. तो वो तो हमें subscription में add करना है, right? So फिलहाल हम उसे होल्ड पे रखते हैं बिकॉज यहाँ पे वैसे भी हमने मार्किंग किया हुआ है तो हम भूलेंगे नहीं. ठीक है. एसेट साइड से हम लोग शुरुआत करते हैं जहाँ पे 16, 17 और 17, 18 का certain amount it is still receivable. So on asset side I will mention over here outstanding subscription. Next line 2016, 17 and 2017, 18. Here 3000 and here 5000 is still receivable. So total amount in the outer column it will be 8000. Now on the receipt side सीधा हम लोग 18-19 का जो इनकम है वो हम रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे बाय सब्सक्रिप्शन. इनकम साइड 4,10,000 इनर कॉलम. अब रिसिप्ट एंड पेमेंट का पोस्टिंग कंप्लीट कर लेते हैं. 19-20 का हमें 21,000 दिया है यानी कि एडवांस सब्सक्रिप्शन दिया है. सो यहाँ पे लायबिलिटीज में एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर 2019-20 जहाँ पे कंप्लीट होगा वहाँ पे आप लिखिए सीधा आउटर कॉलम में 21,000. रिलेटेड टू करंट ईयर सब्सक्रिप्शन, सबसे पहले जो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में हमें दिया है कि पिछले साल में एडवांस मिला था करंट ईयर से रिलेटेड, so that we need to adjust first and then at the end we'll do the adjustment. So add advance received in last year for 2018-19 यानी एडवांस हमें पिछले साल मिला था फॉर 18-19 यानी करंट ईयर से रिलेटेड मिला था. अमाउंट इज 20,000. आफ्टर ईच एंड एवरी एडजस्टमेंट यू कैन ऐड, और इफ यू नो दैट आगे वाला एडजस्टमेंट भी एडिशन वाला ही है, so you can add all together also, not a problem. So 4,30,000 हो गया after adding up. Now अभी एक एडजस्टमेंट है. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2018-19 इज 32,000. सो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, सो ऐड हो जाएगा. ऐड आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, तो फॉर करंट ईयर यानी हमारा करंट ईयर कौन सा है? 2018-19. सो अमाउंट इज 32,000. सो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा? 4,62,000. और ये रिसीवेबल है हमारे लिए. सो अगेन यहाँ पे जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2018-19, 32,000 outer column. Okay, so now only different part in this chapter is that we have to mention the year, because we are dealing with this so many years over here. Last year, last to last year, current year, next year, right? So when we mention the year, it becomes very specific and precise. So in this question, we covered the point related to subscription, and in the last question we covered the point related any expenses जहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, उसका आउटस्टैंडिंग बिल भी दिया है, तो उसका कैलकुलेशन कैसे करोगे. ये छोटे छोटे क्वेश्चन इसलिए कैलकुलेशन करवा रहे हैं बिकॉज इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑल्सो कैलकुलेट द फॉलोइंग में भी ऐसे छोटे छोटे आपको पूछे जा सकते हैं फॉर 1 मार्क. एंड इवन दिस इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑल्सो अहेड, जब हम लोग फुल फ्लेज क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. I hope यहाँ तक आपको concept clear है. Now in the same way we'll solve the third question. Now here only receipt and payment account is given. Last is balance sheet in the proper format is not given. So might be possible that information related to last year they must have given in the adjustments. So let us see the question first. Now in the receipt and payment account, the year ending is 31st March 2018. So again I will mention somewhere my current year, which is 2017-18, as this time year ending is 31st March 2018. तो 17-18 17-18 मेरा current year हो गया. Now first of all
2 सब्सक्रिप्शंस आर गिवन 16-17, तो मतलब ये तो लास्ट ईयर हो गया। लास्ट ईयर का मुझे 2000 रिसीव्ड हो गया है। अब जो रिसीव्ड हो गया है वो तो मुझे कहीं रिकॉर्ड ही नहीं करना है, सो यहाँ पे मैं उसे क्या कर दूंगी, क्रॉस, क्योंकि 2000 का इफेक्ट कहीं पे भी आएगा नहीं। सो विल सी फर्दर इन द क्वेश्चन, अगर लास्ट ईयर का कुछ आउटस्टैंडिंग अमाउंट ज़्यादा है ऑन एंड अबव ऑफ 2000, तो वो जो भी डिफरेंस होगा वो करंट ईयर की बैलेंस शीट में जाएगा एज एन अमाउंट रिसीवेबल, जो अभी अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया। लेकिन अगर हमें ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया होगा कि पिछले साल का भी 2000 ही आउटस्टैंडिंग था और ये 2000 मिल गया, तो सामने सामने वो क्या हो जाएगा, नलिफाइड, यानी कि कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। वैसे भी कॉमन अमाउंट तो हमेशा हमें क्रॉस करना ही है, बैलेंस का ही हमें इफेक्ट देना है। नाउ करंट ईयर का क्या है, 17-18 60,000, वो हमारा जाएगा इनकम में, सो आई, और 18-19 मतलब क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर। सो अभी अभी हमने जैसे सेकंड क्वेश्चन में देखा था कि नेक्स्ट ईयर का हमें ट्रायल बैलेंस में ही, यानी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ही दिया है, सेपरेटली दिया है, राइट। सो वो लायबिलिटीज में सीधा जाएगा, ठीक है। नाउ लेट अस सी द एडजस्टमेंट्स। फर्स्ट, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 17-18 इज 6000। नाउ 17-18 मतलब कौन सा ईयर हुआ, करंट ईयर। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, सो करंट ईयर ऑलवेज क्या होगा, एड टू सब्सक्रिप्शन, एंड सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, एसेट्स, बिकॉज इनकम रिसीवेबल है, तो यहाँ पे एक टिक मार्क हम कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें क्या दिया है कि ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 17-18 इज 2000। सो अंडरस्टैंड, अब ये जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें लास्ट ईयर से रिलेटेड दिया है, ये हमें प्रॉपर लास्ट ईयर का बैलेंस शीट बना के जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में दिया था वैसे नहीं दिया, बट वो हमें एडजस्टमेंट में दिया। सो इट डजंट मीन कि इसका दो इफेक्ट होगा, नो, एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू लास्ट ईयर उसका एक ही इफेक्ट होगा, क्योंकि वो पिछले साल की बैलेंस शीट में उसका एक इफेक्ट ऑलरेडी हो चुका है। सो प्रीवियस ईयर में हमें ये एडवांस मिला था रिलेटेड टू 17-18, यानी करंट ईयर से रिलेटेड मिला था, तो करंट ईयर से रिलेटेड है तो क्या हो जाएगा, एड टू सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे टिक मार्क करो, यहाँ पे कोई भी सेकेंड इफेक्ट आएगा नहीं, बिकॉज दिस इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू लास्ट ईयर, ओके, तो ये पिछले साल की बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड होगा ही। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 16-17, अगेन दिस इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू लास्ट ईयर, यानी पिछले साल का 2500 रिसीवेबल था और हमें कितना रिसीव हुआ है, 2000 रिसीव हुआ है। सो 2500 में से कॉमन वैल्यू 2000 क्या हो जाएगा, माइनस, सो रिमेनिंग वैल्यू इज 500 आउटस्टैंडिंग है, राइट। सो ये जो आउटस्टैंडिंग है वो करंट ईयर के बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा, ऑलराइट। सो अगेन दिस इज आल्सो रिलेटेड टू लास्ट ईयर, तो ये जो 2500 का इफेक्ट है वो पिछले साल की बैलेंस शीट में जरूर हुआ ही होगा, जैसे अभी अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा था। तो ये जो 2500 है उसमें से 2000 मिल गया तो कॉमन वैल्यू कैंसिल हो गई, तो जो रिमेनिंग वैल्यू है 500 वो एसेट में जाएगा, बिकॉज इट इज स्टिल रिसीवेबल, एज ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया कि अभी ये पैसा हमको मिलने वाला नहीं है। सो विद द हेल्प ऑफ अबव इंफॉर्मेशन प्रेजेंट द आइटम सब्सक्रिप्शन in income and expenditure account for the year ending 31st March 2018 and balance sheet as on that date. So again we have to present in the same way as we did in the question number 2. But ये question solve कराने का purpose यही था कि it is not necessary that the balance sheet will be given in a particular format of liabilities amount, assets amount. अगर वो information हमें adjustment के form में भी दिया है तो it doesn't mean कि उसका दो effect हो जाएगा, because as of it is already done in the last year. So last year से related कुछ भी रहेगा तो वो एक ही effect आएगा. So here again make a small format of income and expenditure account and the balance sheet. On the top right in the books of, keep it blank as name of the organization is not given. At the corner DR and CR, income and expenditure account for the year ended 31st March 2018 and balance sheet as on 31st March 2018. Let us start with the posting first. Now here receipt and payment account is given first. So 16-17 has been already cancelled, right? So that 500 outstanding value we can go as per the flow of the question. यानी जैसे adjustment तक हम पहुँचेंगे तो जैसे जैसे sequence में हमें information दी है वैसे वैसे हम लोग इसका effect देते जाएंगे. 17-18 current year का 60,000 हमें दिया है. So by subscription 60,000 inner column. Then रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमें दिया है 2018-19 का विच इज़ एडवांस, तो
तो यहाँ पे लायबिलिटीज में जाएगा एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर 2018-19, सीधा आउटर कॉलम में 4500। सो यहाँ से तो सिर्फ 2 ही पोस्टिंग करना था, एक इनकम में और एक लायबिलिटीज में। Now first adjustment, outstanding subscription for the year 17-18 is 6000. So current year का outstanding है ये. So यहाँ पे add outstanding for 2017-18 6000. So total यहाँ पे हो जाएगा 66,000. As ये current year का outstanding है तो इसका second effect भी जाएगा. As of it is amount receivable for us. So outstanding subscription for 2017-18 सीधा outer column में 6000. Then during previous year subscription received in advance for 17-18 is 2000. Previous year में advance मिला था तो current year से related है ये. तो अभी हमने जैसे second question में किया था advance received in last year for 2017-18 यानी कि current year से related मिला है 2000. सो आउटर कॉलम में हो जाएगा 68,000. अब इसका एक ही इफेक्ट होगा क्योंकि लास्ट ईयर में ऑलरेडी मिल चुका है हमें, तो उसका लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में इफेक्ट रहा होगा. ओके. और पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था 2500, उसमें से 2000 मिल चुका है तो अभी भी 500 रिसीवेबल है, तो ये करंट ईयर की एसेट्स में कैरी फॉरवर्ड होगा. नाउ अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो यहाँ पे आप आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 17-18 इनर कॉलम में रखो और फिर बाद में यहाँ पे और एक ईयर ऐड करके 500 लिख के भी लिख सकते हो. और अगर आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप याद नहीं रख पाओगे, सो बेटर राइट इट सेपरेटली, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2016-17 500. आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा, आपको इफेक्ट्स क्लियर है. प्लीज वॉच दिस वीडियोज वेरी केयरफुली. Don't rush to note it down. First understand it and then try to note it down in your notebook. Okay, that's all for the day. Thank you very much. Take a very good care of yourself and your family. And don't forget to subscribe to my channel. And if you like this video, please click on like button and keep sharing, keep watching and keep learning. Bye bye.